अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। इंडियन साइड पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक नैरेटिव पुश किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान ने तो LKF 601 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार अपने GF-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए लेना था, बट उसके बाद KLJ-7 पाकिस्तान ने इस वजह से चूज़ किया बिकॉज KLJ-7 चूँकि एयर कूल्ड था और उसकी परफॉर्मेंस बुरी थी प्लस उसकी कॉस्ट कम थी, तो पाकिस्तान ने कॉस्ट बचाने के लिए एक पुअर रडार लिया जो इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के किसी काम का नहीं। ये एक पूरा नैरेटिव है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार काम किस तरह करते हैं, जो पाकिस्तान के थंडर्स पर ब्लॉक 3 में जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार है वो कितना कैपेबल है, और पाकिस्तान ने LKF सीरीज का जो रडार ऑफर किया गया था इसे क्यों नहीं लिया। इसके पीछे कुछ टेक्निकल रीजंस हैं। सबसे पहले जो आप वीडियोस देख रहे हैं ये बेसिकली GF-17 थंडर के एक प्रोटोटाइप की हैं जो चाइना में मौजूद था, और उस पर LKF 601E एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार लगा के टेस्ट किया जा रहा था, और LKF सीरीज का रडार और KLJ-7A ये दोनों यूहाई एयर शो के दौरान पूरी दुनिया के लिए अनवील किए गए थे। इससे पहले दोनों की टेस्टिंग थंडर पर हो चुकी थी। LKF सीरीज का जो रडार है इसमें 864 TR मॉड्यूल्स थे। जो रडार में हर TR मॉड्यूल है उसमें एक उसका ट्रांसमीटर होता है जो शुआएं भेजता है, और दूसरा रिसीवर होता है। जब वो शुआएं या रेडियो फ्रीक्वेंसी या रेडियो वेव्स अपने टारगेट से टकरा के वापस आती हैं तो रिसीवर उसे रिसीव करता है, मिशन कंप्यूटर डाटा को फीड किया जाता है, और वो डाटा फिर आपको दिखाता है कि ये टारगेट इतने किलोमीटर दूर है और उसकी ये डायरेक्शन है, ये इतने 1000 फीट की बुलंदी पर मौजूद है। तो सिंपल एज दैट, ये मैं सादा अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ। इसमें थे 864 TR मॉड्यूल्स, और जो KLJ-7 ऐसा रडार था इसमें है 1000 TR मॉड्यूल्स। तो TR मॉड्यूल्स के लिहाज से KLJ-7A एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार सुपीरियर है। जितने ज्यादा TR मॉड्यूल्स होंगे उतनी ही ज्यादा आपको रेंज मिलेगी। सिंपल एज दैट, मैं सादा अल्फाज में समझाऊं। लेकिन उसकी दूसरी साइड ये है कि जितने ज्यादा TR मॉड्यूल्स होंगे उतनी ही ज्यादा आपको पावर इनपुट भी देनी पड़ेगी, या उतना ही ज्यादा पावर हंग्री होगा रडार। अब LKF 601 में सबसे बड़ा फायदा ये था पाकिस्तान को कि ये KLJ-7 की निस्बत छोटा था साइज में, और इसे बगैर किसी मॉडिफिकेशन के GF-17 के ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 में ऐड किया जा सकता था। अगर आपने ब्लॉक 3 की नोजकोन देखी हो तो वो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 से थोड़ी सी बड़ी है। उसकी वजह यह है कि KLJ-7A बेसिकली साइज में थोड़ा सा बड़ा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार है, TR मॉड्यूल्स ज्यादा हैं, जिसकी वजह से जो नोजकोन है उसमें पाकिस्तान को मॉडिफिकेशंस करनी पड़ी थी। लेकिन LKF सीरीज के रडार के लिए पाकिस्तान को मॉडिफिकेशंस की जरूरत ही नहीं थी, बट उसको पाकिस्तान ने ड्रॉप इस वजह से किया बिकॉज वो एयर कूल्ड रडार था। अब एयर कूलिंग क्या होती है कि आपके जो ऐसा रडार्स हैं ये बहुत जल्दी हीटअप हो जाते हैं बिकॉज इनमें कई सौ कई हजार में TR मॉड्यूल्स होते हैं। तो हर TR मॉड्यूल सेपरेटली शुआएं भेज रहा है, शुआएं रिसीव कर रहा है, तो उतने में जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार हैं ये बहुत जल्दी हीटअप हो जाते हैं। तो इनको सेपरेट कूलिंग मैकेनिज्म इनका होता है। जो प्रॉपर एक्चुअल कूलिंग सिस्टम है वो यही होता है कि इसमें लिक्विड पाइपिंग यूज की जाती है, स्पेशलाइज्ड लिक्विड यूज किए जाते हैं, और उसे कहा जाता है लिक्विड कूल सिस्टम। और एयर कूलिंग होती है सॉर्ट ऑफ जुगाड़। ये एक हद तक एक ऐसा रडार को 1.5 घंटे तक 1 घंटे तक अच्छी परफॉर्मेंस देता है, बट जैसे जैसे रडार कंटिन्यूसली ऑन रहता है तो उसकी हीट बढ़ती जाती है, फिर एयर कूलिंग भी इश्यूज क्रिएट करती है। तो पाकिस्तान ने एयर कूल्ड रडार को बेसिकली रिजेक्ट कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो KLJ-7 ऐसा रडार है इसके बारे में भी सब कहते हैं कि ये एयर कूल्ड रडार है थंडर का, तो ऐसा नहीं है। चाइनीज ऑफिशियल ने 2024 में खुद कंफर्म किया था कि जो थंडर ब्लॉक 3 पर KLJ-7A एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार है ये प्रॉपर लिक्विड कूल्ड रडार है, और इसकी मैक्सिमम रेंज 170 से 200 किलोमीटर के दरमियान है। दिस इज लिक्विड कूल्ड और एयर कूल्ड रडार? Liquid cooled radar. And how much TRM? Hundreds of TRM. इसके साथ साथ जो ये वेरिएंट है GF-17 थंडर पर लगाए जाने वाले KLJ-7A एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार का, उसको अगर आप गौर से देखें तो यहाँ आपको लिक्विड पाइपिंग क्लियरली नजर आ जाएगी। तो ये जो पर्टिकुलर बॉक्स होता है इसमें लिक्विड पाइपिंग और वो पर्टिकुलर लिक्विड और सारा उसका अपरेटस होता है। इसका काम ये होता है कि जब एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार हीट एमिट करना शुरू करता है तो उसके साथ साथ ही वो लिक्विड इसको कूल डाउन रखता है रडार को, ताकि सिस्टम्स ब्रेक डाउन ना हो और रडार अपनी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दे। क्योंकि अगर दौरान जंग ओवर हीट होने की वजह से रडार की परफॉर्मेंस खराब होती है, और लेट्स सपोज इसकी मैक्सिमम रेंज 170 से कम हो गई, ये सिर्फ आपको 100 किलोमीटर तक दिखा रहा है, तो ना आप लॉन्ग रेंज पर मिसाइल्स को गाइड करवा सकते हैं, ना आप अपनी तरफ आने वाले थ्रेट को लॉन्ग रेंजेस पर डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ अब मैं आपको कुछ थोड़ी सी टेक्निकल चीजें बताता हूँ कि जो TR मॉड्यूल्स होते हैं
वो सिर्फ डिटेक्शन नहीं करते, वो पावर एम्पलीफायर का काम भी करते हैं, लो नॉइज एम्पलीफायर का काम भी करते हैं। यानी कि छोटे से छोटा भी कोई सिग्नल है तो वो उसे भी कैच करते हैं, उसे एम्पलीफाई करते हैं, उसे यानी कि एक बेहतर डाटा फॉर्म में बनाकर आपके मिशन कंप्यूटर को भेजते हैं, फिर वो चीज़ वाज़े तौर पर आपकी स्क्रीन पर नजर आती है। तो इस तरह के मल्टी मोड ये काम करते हैं TR मॉड्यूल्स। फिर उसके बाद एक अहम पॉइंट आता है टोटल रेडिएटेड पावर का, जिसे TRP कहा जाता है। अगर एक रेडार में 1000 TR मॉड्यूल्स हैं तो वो 5 से 15 किलोवाट की एनर्जी को रेडिएट करता है या खारिज करता है, और इसी तरह उसकी जो इनपुट है वो भी उसी लिहाज से ज्यादा होगी। और जो बड़े रेडार्स होते हैं जैसे एवेक्स एयरक्राफ्ट के रेडार्स होते हैं या मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के ऐसा रेडार्स होते हैं, वो सेम TR मॉड्यूल्स में ही तो वो 20 से 40 किलोवाट की एनर्जी को इनपुट उससे ज्यादा की ले रहे होते हैं और उतनी आउटपुट वो दे रहे होते हैं। फिर इसके बाद एक अहम टर्मिनोलॉजी आती है जिसे पावर एडिड एफिशिएंसी यानी कि PAE कहा जाता है। अब जो गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड रेडार्स हैं, जैसे कि जो इंडियन रफाल पर RBE-2 रेडार लगा हुआ है, ये गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड है। इसकी जो पावर एडिड एफिशिएंसी है ये 25 से 35% के दरमियान है। पावर एडिड एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कितनी पावर एक रेडार ने इंजन से ली और उस पावर को उसने यूज किया डिटेक्शन के लिए, और बाकी जितनी भी रिमेनिंग पावर होती है या रिमेनिंग आपको एनर्जी मिल रही होती है वो हीट की फॉर्म में खारिज हो रही होती है, ये ज़ाया हो रही होती है। तो यही वजह है कि ऐसा रेडार्स बहुत जल्दी हीटअप होते हैं। तो यहाँ जो गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड रेडार हैं वो सिर्फ 35% एनर्जी को डिटेक्शन में यूज करते हैं और बाकी जितनी भी एनर्जी होती है 65% वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। जबकि जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रेडार्स हैं ये 45 to 65% एनर्जी को प्योरली डिटेक्शन और अपने ऑपरेशनल पर्पसेस में यूज करते हैं, बाकी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। इसी वजह से जो मॉडर्न गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रेडार्स हैं इनकी परफॉर्मेंस गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड रेडार से 40 से 60% बेहतर होती है। अब जो थंडर ब्लॉक 3 में KLJ-7A एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार यूज किया गया है उसके बारे में कंफर्म नहीं है कि ये गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड है या गैलियम नाइट्राइड बेस्ड है, लेकिन जो रफाल में रेडार यूज हो रहा है वो कंफर्म है कि गैलियम आर्सेनाइड रेडार ही है। अब जहां तक बात आती है कि क्या थंडर का रेडार बेहतर है या रफाल का, तो उसमें पावर इनपुट बहुत ज्यादा अहम एक रोल प्ले करती है, क्योंकि रफाल में ट्विन इंजन है प्लस वो ड्राई थ्रस्ट थंडर से डबल प्रोड्यूस करता है। तो जो GF-17 है वो एक लाइट वेट एयरक्राफ्ट है, प्लस उसके पास एक ही इंजन है जो अगेन लाइट वेट कैटेगरी के लिए है, और ड्राई थ्रस्ट रफाल के मुकाबले में हाफ है, और उसके बावजूद भी इसका रेडार रफाल जितनी ही रेंज आपको प्रोवाइड करता है। यानी कि रफाल का रेडार भी अगर मैक्सिमम 170 to 200 किलोमीटर की रेंज देता है तो आइडियल सिचुएशन में थंडर ब्लॉक 3 का रेडार भी आपको उतनी ही परफॉर्मेंस दे रहा है। तो प्रैक्टिकल सिनेरियो में अगर देखा जाए तो थंडर को उस मामले में एज हासिल है कि एक कमजोर इंजन होते हुए भी, एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हुए भी, एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार को ये सपोर्ट करता है और उसे कामयाबी से ये बैटलफील्ड में यूज भी कर चुका है। आपने मई 2025 के क्लैशेस देखे हुए हैं, यहाँ थंडर्स ने ना सिर्फ एयर टू एयर रोल में परफॉर्म किया बल्कि एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस भी ये मुख्तलिफ सोर्टीज इनकी फ्लाई करती रही हैं और उस दौरान इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो इस पूरे सिनेरियो में इस तरह का नैरेटिव क्रिएट करना कि जी इस पर तो LKF-601 इस वजह से लगा था कि जी KLJ-7 ज्यादा सस्ता था, हालांकि KLJ-7 ऐसा रेडार ज्यादा सुपीरियर है LKF-601 से, और यही वजह थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसे चूज किया। और आज की वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि आप लोग टेक्निकल बेसिस पर इस चीज को समझ सकें कि किस तरह एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार काम करते हैं और क्यों पाकिस्तान ने KLJ-7A ऐसा रेडार को चूज किया। और इस तरह इंडियन साइड पर जो एक प्रोपेगेंडा या अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए रोज की PR कैंपेन लॉन्च की जाती है तो उस पर उनको भी जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।